सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इनसे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस, उससे संबंधित भारत का किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहाँ कहाँ से लाभ है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा आयात है, कहाँ से ज़्यादा निर्यात है, उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार? देखिए, पहले समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर कोई भी देश हो जिसका जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या क्षेत्रों के आर पार जो पूंजी, माल, सेवाओं के आदान प्रदान है, वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। हाँ, उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत तरह के समझौता हम लोग देखने को मिलता है। मुख्यतः जो ये समझौता दो तरीके से होता है, एक द्विपक्षीय होता है और एक बहुपक्षीय होता है। द्विपक्षीय में दो देश आपस में अपनी सीमाओं को लेकर आयात निर्यात से संबंधित जो मूल्य है, जो वस्तु है, उस पर वो ध्यान रखकर वो नीति का बनाते हैं। और बहुपक्षीय में जो बहुत सारे राष्ट्र एक साथ बैठ के, जिसके लिए WTO का गठन किया गया, फिर और भी देखेंगे बहुत सारे समूह जुड़कर आए, दक्षेस आएगा, एशियान आएगा, G7 आएगा, G15 आएगा, वो सभी देश मिलकर एक परिवेश को बनाएंगे जहां पर बहुत सारे देश उसमें शामिल होकर उस जो व्यवसाय है, वह जो सीमा है, उसमें छूट, उसमें बदलाव, उसमें सुलभ के लिए नीतियों को बनाना, वही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो वही कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या होता है? ऑप्शन में है निरपेक्ष लाभ, तुलनात्मक लाभ, दोनों होता है, केवल निरपेक्ष लाभ, केवल सापेक्ष लाभ और विनिमय लाभ। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रूप से सिद्धांत होता है वो घरेलू उत्पादन से भिन्न नहीं होता है। बस अंतर ये होता है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आ जाता है, उसके शुल्क में वही अंतर होता है। तो वह क्या होता है? मुख्य रूप से जो उसका उद्देश्य होता है, निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों होता है। यानी तुलनात्मक रूप से और निरपेक्ष रूप से दोनों का लाभ होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न का सही जवाब एक होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल निरपेक्ष लाभ होता है, तुलनात्मक लाभ नहीं होता है। तो ये दोनों होता है, निरपेक्ष भी होता है और तुलनात्मक भी होता है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो देखिए, ऑप्शन में है IMF है, IBRD है, WTO है, IFC है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने ऊपर जाना था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार जो पूंजी, माल और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जिसमें जो मूल आधार को रखा जाता है, ना ही निरपेक्ष लाभ को रखा जाता है, ना ही सापेक्ष लाभ को रखा जाता है, यानी दोनों को देखा जाता है। निरपेक्ष लाभ भी और तुलनात्मक लाभ दोनों का मूल आधार, उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो कह रहा है उन सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी किसे कहा गया है? IMF को कहा गया, IBRD को कहा गया, IFC, तो वह कहा गया है WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम कुछ शताब्दी पहले चलते हैं और ये समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्थापना किया गया। वह वक्त होता है जब भारत आज़ाद होता है 1947 के बाद 1948 में। यानी 1947 में भारत क्या होता है? आज़ाद करने के बाद वह एक हस्ताक्षर करता और फिर वो गैट में शामिल हो जाता। अब ये गैट क्या है? तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो यूरोपीय देश है, अर्थात यूरोपीय और अमेरिकी देश अर्थात पश्चिमी देश, तो पश्चिमी देशों का यह ट्रेंड रहा है कि पश्चिमी देशों में जब जब मंदी आई है तो उस मंदी को तेजी करने के लिए वो क्या किया? युद्ध का सहारा लिया। और वह युद्ध का सहारा इसलिए लेता था ताकि उस युद्ध से क्या होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था थे, जो उसके उद्योग थे, तो वह उद्योगों में गति आता था। अर्थात अगर उसके हथियारों का तेजी से विकास होगा, तेजी से मांग होगा, तो उस हथियार से रिलेटेड लगभग 10 से 12 ऐसे होते थे जो उससे कनेक्ट होते थे। यानी उसमें जब वृद्धि आता था तो वह भी उसके उद्योग में भी क्या होता था? बढ़ावा देखने को मिलता था। तो इस तरह से जो पश्चिमी देश अर्थात यूरोपीय अमेरिकी देशों का यह प्रवृत्ति रहा है कि हर एक 30 से 40 वर्ष के बाद क्या आया, वहां पर आपको मंदी देखने को मिलेगा। तो वही होता है, यह ट्रेंड चलता आ रहा है यूरोपीय देशों में, जिसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि किस तरह से ईरान, इराक, जब वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध भी यही कारण रहा है कि एक दूसरे से क्या हो गया, यानी एक तरह से भड़काव उसको सपोर्ट किया गया। तो वह भी एक कारण रहा कि वह मंदी का सामना करने के लिए, ताकि वो क्या हो सके कि जैसे ही युद्ध होगा तो अमेरिकी और यूरोपीय, खासकर अमेरिकी देशों का जो हथियार है वो तेजी से सप्लाई होगा, तेजी से डिमांड होगा। और जब वो तेजी से डिमांड होगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था जो बनता है उसमें गति आ जाएगा तथा उससे रिलेटेड जो आधार उद्योग है उसको भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये ट्रेंड चलता रहा था। उसी का कारण एक द्वितीय विश्व युद्ध भी है जो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक पर चलता है। तब 1939 से 45 तक होता है, इसमें अत्यधिक जान माल की हानि होती है, क्षति होती है। तब उसके बाद जो यूरोपीय देश है ये सोचता है कि कुछ एक ऐसा स्थायी किया जाना चाहिए ताकि क्या हो सके, जो हमारा व्यवसाय है पूरी दुनिया में गति रहे और
यह मंदी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 23 देशों को मिलकर, खासकर यूरोपीय और अमेरिकी देश ही होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा क्षति यूरोपीय देशों का होता है। तो क्या होता है, 23 देशों का समूह कर एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जाता है। इस स्थापना से पहले थोड़ा और आपको समझना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि मुख्यतः यूरोपीय क्षेत्र का ज्यादा उसमें नुकसान होता है। तो क्या होता है, इन सभी देशों को मिलकर एक क्या कहता है, वर्ल्ड यानी विश्व बैंक और आईएमएफ की 2 वित्तीय बैंक की स्थापना की जाती है। खासकर ये जो वित्तीय बैंक होता है, एक वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना इसलिए किया जाता है ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारी क्षति हुआ, उस क्षति को क्या किया जा सके, क्षतिपूर्ति को मतलब उसको प्राप्त करके फिर से विकास किया जा सके। तो इसीलिए होता है। तो मुख्यतः जो वर्ल्ड बैंक होता है, यानी जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ, यानी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वह जो पैसा देगी वह कौन देगी, विश्व बैंक देगी, यानी वर्ल्ड बैंक। तो यही सभी राष्ट्र, यूरोपीय और अमेरिकी राष्ट्र मिलकर वो क्या करते हैं, वो बैंक, वित्तीय बैंक का स्थापना करते हैं, जो बहुत ही कम दर पर, खासकर किसको कम दर पर, यूरोपीय, क्योंकि यूरोप को ज्यादा क्षति होता है तो उसे कम दर पर अत्यधिक और आसान शर्तों के साथ उसे पैसा देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक देती है, और आईएमएफ जो होता है तुरंत देश के तुरंत भुगतान के लिए, तत्कालिक मुद्रा कोष के लिए वह आईएमएफ देती है। इस तरह से 2 वित्तीय संस्थानों का भी स्थापना किया जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। एक वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देती है और जो तुरंत भुगतान के असंतुलन की स्थिति में वह आईएमएफ देती है। इस प्रकार से 2 से किया गया। तो इसमें धीरे धीरे समय के साथ साथ में और भी देश शामिल हो गए। हालांकि खासकर जो इसमें जो नीति रहता है वो नीति रहता है क्योंकि यूरोपीय और अमेरिकी देशों का दबदबा शुरू से ही रहता है। और आप देख रहे हैं बहुत सारे जो आसान शर्तों पर दिया था उसको 50 सालों में वही पैसा का उपयोग करके फिर से काफी विकसित देश भी बन चुका है उधर की। तो ये तो था इस तरह से, साथ में वो भी वित्तीय बैंक की स्थापना होती है। और इधर क्या होता है, कुछ समय बाद सभी देशों को आपस में सहमति का, जिसमें हम लोगों ने बताया कि जो अपने अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए यूरोपीय और अमेरिकी देश क्या करता था, युद्ध का सहारा लेता था। उससे बचने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक योजना बनाया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए ताकि हमारा व्यापार पूरे वर्ल्ड में क्या हो सके, गतिशील रहे, तो ये मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही होता है 1947 ईस्वी में, उसमें भारत भी सम्मिलित होता है, हस्ताक्षर होता है। 1948 ईस्वी में गैट का स्थापना होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसी का है जो डब्ल्यूटीओ का पहले जो स्थापना वो गैट के नाम से हुआ था। ये गैट होता है जिसमें मुख्यतः कुछ रूल रेगुलेशन के साथ एक 23 देशों के समूह के साथ यह व्यापार का एक क्षेत्र, एक संगठन बनाया जाता है। अब क्या होता है, समय बीतता जाता है। अब आप देखते, सबसे विडंबना की बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आप देखिए कि इराक अमेरिका का गृह युद्ध में किस तरह से अमेरिका और यूरोपीय पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप रहता है। मतलब उस तरह से फिर से वो क्या करता है, यानी उस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हो जाती है, यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। उसके बनने के बावजूद भी आपको लगभग 2015-16 तक 325 छोटे छोटे युद्ध देखने को मिल रहे थे। तो फिर भी हुआ, चलता रहा। हालांकि वो बड़े स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक स्तर पर देखने को मिला, जिसमें फिर से क्या हो गया, यूरोपीय अमेरिकी क्षेत्र में जो उद्योग था, हथियार था, उसका सप्लाई बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो अर्थव्यवस्था उसकी तेजी आई। तो ये देखने को फिर भी मिला था यूएनए की स्थापना के बाद। तो हम लोग थे कि यह जो क्या किया गया था, व्यापारिक संघ यानी कि जो गैट का जो स्थापना किया जाता है मुख्य रूप से कि 23 देशों को सहयोग से एक क्या कर सके, एक अनुकूल और एक ऐसा परिस्थिति और एक ऐसा संगठन तैयार किया जा सके जहां पर सभी देश क्या कर सके, सुलभ और आसान नियमों के साथ व्यापार कर सके ताकि ये मंदी से बचा जा सके। समय बीतता जाता 1948 से चला आता 1996। अब क्या हो जाता है, इतना दिन तक तो भारत सदस्य रहता है गैट का, और भी अन्य देश होते हैं, शामिल भी होते हैं, लेकिन गैट क्या होता है 1996 ईस्वी में एक ऐसा जो गैट का जो सम्मेलन होता है 1996 ईस्वी, वह उरुग्वे में होता है, जिसे उरुग्वे चक्र भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो वही होता है जो क्या होता है, उरुग्वे में क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है। और उस उरुग्वे में क्या किया जाता है, इसको और बृहत रूप से करने का, यानी इसमें वो सभी विषय को आंतरिक, जो किसी भी देश के आंतरिक संप्रभुता का विषय था उसे भी शामिल किया जाता है, जिसमें कृषि हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, सब्सिडी क्षेत्र हो गया, ये सभी क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो कि शुरू में नहीं किया गया था। लेकिन जब ये इंक्लूड किया जाता है, जो भी गरीबी देश थे, यानी आप कहिए अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश, ये लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि दबदबा यूरोपीय और अमेरिकी देश का ही रहता है। तब क्या हो जाता है, एक अर्थशास्त्री, अमेरिकी अर्थशास्त्री होते हैं डंकन आर्थर होते हैं, वही उरुग्वे सम्मेलन में एक समिति का गठन किया जाता है, और उस समिति का अध्यक्ष होते हैं कौन, वो होते हैं आर्थर ड्रंकर। तो इसीलिए डंकन ड्राफ्ट भी कहा जाता है। और वो जो क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं, और वो समिति इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और इसी में देखेंगे आप 1996 ईस्वी का जो उरुग्वे चक्र होगा, इसी में 28 विषयों को रखा जाएगा, और वो जो 28 विषय रहेगा किसी भी देश राष्ट्र का आंतरिक संप्रभुता से जुड़ी हुई बात रहती है, जिसके कारण भारत 1996 से लेकर 1996 से लेकर यहाँ तक
सॉरी 1996 नहीं कहिए, 1984 से लेकर 1994 तक, है ना, 1986 से लेकर 1994 तक क्या करता है, भारत इसका सदस्य नहीं बनता, वह इसका विरोध करता है कि जो इसमें शामिल किया गया विषय वो आंतरिक प्रभुता के लिए किसी भी देश का हित में नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, जो भी रहते हैं दबदबा तो यूरोपीय अमेरिकी का ही चलता है, क्योंकि संगठन में पैसा भी लगा हुआ था, सब कुछ था, तो क्या होता है फिर भी चलता है। तो अंततः फिर धीरे धीरे भारत इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अंततः जाकर 1994 ईस्वी को भारत सरकार भी इस पर हस्तक्षेप कर देता। अगर आप जो देख रहे होंगे, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 3 गैट का अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 जो 28 विषयों को शामिल, उसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार जो इसका क्या करेगी, WTO का सदस्य बनेगी, वो विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी सब्सिडी आपको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा जो सरकार के द्वारा दिया जाए, उसमें स्पष्ट है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, हालांकि हम बताएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आपको एहसास होगा कि जो अभी भारत में जो रेट बढ़ रहा है, सब्सिडी हटाया जा रहा है, जैसे LPG पे हटाया गया, धीरे धीरे खाद पे भी उसमें बात किया गया है कि जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो भी हटाने की उसमें बात लिखा हुआ है। फिर वही होगा लास्ट में, जो किसान जो होंगे वो अपना मतलब उसके किसान के खेत को फिर बड़े बड़े कंपनी करेगी, जिस तरह से अमेरिका में है, तो नहीं उस तरह से वो सभी उसमें चर्चा है विस्तार से, अगर कभी मौका मिले तो उसको पढ़ लीजिए। तो ये काम हुआ 1996 में, क्या हो गया, भारत भी उसका सदस्य, उस पर 94 में हस्ताक्षर कर दिया। तो उसी 94 में जब वो जो आर्थर डंकन के नेतृत्व में आ जाता, तो उसी में एक ट्रिप्स और ट्रिम्स भी रखा जाता है। तो अब आपको आपके प्रश्न में भी मिलेगा कि ट्रिप्स क्या होता है, तो वही ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड, TRI, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यही होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स, जिसमें 7 विषयों को रखा जाता है। इसमें बौद्धिक मता से होता है, ट्रिम्स भी होता है, ये दोनों शामिल किया जाता है उसी में जो बनाया जाता है आर्थर डंकन के नेतृत्व में समिति का गठन किया था, उसी में शामिल किया था। तो ये प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि WTO का गठन कैसे हुआ, क्या उद्देश्य रहा, किस तरह से वो आगे बढ़ा, किस तरह से फिर गैट WTO में बदल गया, फिर WTO में जब बदला तो वही क्या होता है, 1 जनवरी को मतलब कब कहिए 15 दिसंबर 1994 को सरकार क्या करती है, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, और वही 1 जनवरी के बाद फिर 1995 ईस्वी से WTO का गठन हो जाता है, यानी गैट का नाम परिवर्तन कर उसको WTO कर दिया जाता है। तो ये था कहानी इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। अब मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, आइए इसे समझते हैं। मुक्त व्यापार क्या होता है, मुक्त व्यापार फ्री एग्रीमेंट ट्रेड, FTA भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे चर्चा उसकी कर लेते हैं। FTA क्या होता है, मुक्त व्यापार जो मुख्यतः होता है जो 2 देशों के बीच जो व्यापार को सुलभता के लिए, सुगमता के लिए जो नीति निर्धारित की जाती है, या तो द्वि स्तर पर हो, द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो। मुख्यतः जो व्यापार मुख्यतः द्विपक्षीय या बहुपक्षीय, ये 2 तरह से किया जाता है, या तो 2 राष्ट्र खुद आपस में सहयोग करके करें, या बहुत सारे मंच की सहमति पर, जिसके लिए WTO, G15, G7, एशियान, सार्क इस सब बनाया गया। तो मुक्त व्यापार का जो तात्पर्य होता है आयात को कम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। हाँ देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है, आयात निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। देखिए शुल्क तो होता है, लेकिन प्रतिबंध जो होता है उस प्रतिबंध को कम किया जाता है, हटाया जाता है, तो ये उसको सुलभ करता है। तो इस चारों ऑप्शन का मुक्त व्यापार का हो जाएगा, आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। हाँ शुल्क तो जरूर होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है, जो घरेलू व्यापार हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता है तो वही तो अंतर होता है ना, व्यापार वही होता है, लेकिन वो जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर जाता है, देश की सीमा के बाहर, तो शुल्क उसमें जुड़ता है, इसके कारण वस्तुओं का रेट भी बढ़ता है, बढ़ता घटता दोनों देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त। नेक्स्ट देख लीजिए सुपर 301 क्या है। अब सुपर 301 क्या है, ये वही है जब आप देखेंगे कि जब डंकन ड्राफ्ट बन रहा होता है ना, तो वही इसी समय अमेरिका के पक्ष में उसके पास एक कानून है सुपर 301, जो क्या करता है, यह मुख्यतः जो कानून है ना, इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो 301 है 1974 का व्यापारिक अधिनियम है, जो स्पेशल 301 सभी जो समीक्षा प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्ष्य अमेरिकी सरकार के उन देशों का पहचान करना, यानी किसके द्वारा, सुपर 301 के द्वारा, जो किसको पहचान करना, जो ना तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी और व्यापक सुरक्षा देते हैं, और साथ में जो अमेरिकी व्यापारी हैं उसको सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी व्यक्तिगत विदेशी बाजार की निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण पहुँच बनाने से भी उसको रोकता है, कि जहाँ उस चीज़ को नहीं, बौद्धिमता को, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी को, बौद्धिमता को नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको अमेरिकी व्यापारियों को वहाँ पर तक पहुँच बनाने से वो रोकता है। तो वही कह रहा है कि यह भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर ब्रांड है, बिल्कुल नहीं। चावल की नई विकसित, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का व्यापार कानून है, बिल्कुल ये सही है कि वह जो उन्हें आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। ये तो हम लोग जान ही लिए कि बौद्धिक संपदा तथा व्यापार सुरक्षा
प्रदान करता है वो, और साथ में वो क्या करता है, जो आयात का उच्च शुल्क पर लगाने की शक्ति भी देता है। अगर आप देखेंगे कि जब 1900 सुपर 301 का जो प्रारंभिक शर्त 1991 ईस्वी में जब वह समाप्त हो रहा था, तो उस समय अब्राहम क्लिंटन होते हैं राष्ट्रपति, तो उनके कार्यकारी आदेश से फिर इसको जारी कर 2 साल के लिए फिर बढ़ाया जाता है, फिर 94-95 पुनः सक्रिय किया जाता है, फिर 1997 में सुपर 301 का विस्तार किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे वह कानून धारा है जो आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की वो शक्ति देता है, किसको, अमेरिका को। और साथ में यह भी हम लोगों ने देखा कि वह संरक्षण भी प्रदान करता है ना, उन व्यापारियों को, अमेरिकी व्यापारियों को खासकर जहाँ पर उस देश में जहाँ पर बौद्धिक संपदा का क्या संरक्षण नहीं दिया जा रहा हो। आगे अब डंकल ड्राफ्ट। अब देखिए डंकल ड्राफ्ट क्या है, चर्चा भी की। WTO की पहले क्या होता है, गैट की स्थापना 1948 ईस्वी में होती है। फिर क्या होता है 1948 ईस्वी के बाद 1949 ईस्वी में 1986 ईस्वी में क्या होता है, उरुग्वे में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में अर्थशास्त्री आर्थर डंकल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें किसी भी देश की आंतरिक संप्रभुता से जुड़े विषय को भी शामिल किया जाता है, जिसमें भारत उसका विरोध करता है, साथ में अफ्रीकी देश भी करता है, जिसके कारण भारत कुछ वर्षों तक सिग्नेचर करने से मना कर देता है, हस्ताक्षर का। लास्ट में फिर सिग्नेचर 1994 ईस्वी में करता है। तो वही होता है, उरुग्वे चक्र का एक संबंधित है उरुग्वे से, क्योंकि वो सम्मेलन उरुग्वे में होता है। उरुग्वे कहाँ, लैटिन अमेरिका में है। नेक्स्ट देख लीजिए 6 में, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है, ब्रेक इवन बिंदु है वह स्थिति है, देखिए वह स्थिति जब फर्म लाभ उठाती है। ब्रेक इवन जो है ना, एक तरह का ये ग्राफिक डाटा है। अगर ब्रेक इवन बिंदु यह दर्शाता है कि ब्रेक इवन बिंदु से अगर कोई भी डाटा कम है तो वो हानि को दर्शाता है, और ब्रेक इवन बिंदु से कोई भी डाटा अगर ऊपर है तो वह लाभ को दिखाता है। तो ब्रेक इवन वह मतलब कहिए मिड पॉइंट है, वह स्थिति जो फर्म ना लाभ की स्थिति में हो और ना हानि की स्थिति में, एक वित्तीय दिया हुआ वो परिभाषा है। नेक्स्ट देख लीजिए साथ में, निर्यात मूलक फर्म वे फर्म होते हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न करा, निर्यात मूलक इकाइयाँ क्या होती है। मुख्यतः निर्यात मूलक से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि वो निर्यात में सहायता कर रही है। तो अब निर्यात में अब देखना होगा हमको, संरक्षण दे रही है या वित्तीय सहायता कर रही है, किस और उसका काम है निर्यात मूलक का। ऑप्शन पढ़ते हैं, करा केवल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। चलिए कुछ हद तक ये विचार कर सकते हैं। 2 में आयातों को प्रतिस्थापित करेगी, ऐसा नहीं है। ISO 9000 के अंतर्गत खरी उतरती है। उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात। देखिए निर्यात मूलक इकाइयाँ का फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वो उत्पादन का एक बड़ा भाग निर्यात करे, यानी जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसका जो बड़ा से बड़ा भाग वो निर्यात कर सके, यही निर्यात मूलक इकाइयाँ का होता है। ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्रियाशील हो, ऐसा नहीं है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी इसलिए होगा क्योंकि आयात को प्रतिस्थापित करने की बात करें, जबकि निर्यात मूलक है तो नाम से ही इसका अर्थ का पता चल रहा है। तो बात रहा एक और डी में, तो एक इसलिए रिमूव किया क्योंकि उसमें ओनली लगा दिया है कि केवल निर्यात। तो निर्यात नहीं, इसका मूल उद्देश्य रहता है जो भी प्रोडक्शन किया गया हो किसी भी देश का, तो उसका एक बड़ा भाग निर्यात किया जा सके, ताकि वो क्या कह सके, अधिशेष लाभ बाद में देखेंगे वो प्राप्त हो सके। यानी निर्यात ज़्यादा और आयात कम होगा तो अधिशेष होगा। नेक्स्ट देख लिए, ECGC संबंधित क्या है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ECGC यानी कि ये हो गया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, यही है। ये क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ लिमिटेड, जिसका हिंदी हो गया निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड। तो ये क्या होता है, तो इसे समझने के लिए आपको क्या होगा, समझना होगा कि इसकी स्थापना से पहले जो भारत सरकार है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहित देने के लिए क्या करती है, यानी एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, यानी ERIC एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना करती है, जो क्या कर सके, निर्यात को प्रोत्साहन कर सके। यानी उसके लिए वो निर्यात के साथ साथ में वो गारंटी देती थी, एक तरह से बीमा भी प्रोवाइड कराती थी अर्थात। और साथ में जो सरकार जो नीति बना रही है किसके लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी उन नीतियों को भी क्या करना, उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि की दृष्टि से उसमें इंक्लूड करके उसको क्या कहता था, कार्य करना, ये इसका कार्य था ERIC का। फिर ये इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है ना, नाम रहता है ERIC यानी एक्सपोर्ट रिस्क होता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1900 वक्त बीतता जाता है तो 1964 ईस्वी में इसी का नाम परिवर्तन कर क्या कहता है, एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट रिस्क है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट हो जाएगा, यानी निर्यात ऋण, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन रखा जाता है। फिर 1983 ईस्वी में जो एंड लगा हुआ था वो हटाकर सिर्फ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका विकास होता है। तो इसका जो
क्या काम क्या है, तो इसका जो हम लोग हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है निर्यात ऋण गारंटी निगम, यही होता है निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया। यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए ऑप्शन में है निर्यात संवर्धन, निर्यात वित्तीयन एवं बीमा। तो इसका जो मुख्य काम है निर्यात को वित्तीयन करना और बीमा भी करना, यानी बीमा भी प्रदान करना, ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट को भेज रहा हो, जो एक्सपोर्ट कर रहा हो, कोई भी निजी कंपनी है या कोई भी कंपनी हो, तो उसको एक तरह से आश्वासन दिया जाना कि मतलब बीमा, आप समझ रहे हैं ना, कि कुछ डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ तो वो करना। तो ये मुख्य रूप से निर्यात और बीमा के वो देती है ईसीजीसी, जो भारत सरकार। साथ में यह क्या करती है, तो देखिए यहाँ पर दोनों है, ए और बी में सोचना है, इसलिए सोचना क्योंकि निर्यात संवर्धन है, और निर्यात संवर्धन का अर्थ ही आ गया, संवर्धन का अर्थ होता है पालन पोषण, यानी वो सभी कार्य करना जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। तो उसमें क्या आ जाएगा, निर्यात संवर्धन में आ जाएगा कि निर्यात को भी बढ़ावा देना तथा उसको सुरक्षा भी प्रदान करना। जब आप उसको गारंटी एश्योर्ड देंगे तभी तो बढ़ावा मिलेगा ना। और साथ में क्या करना, कार्य करना जो समय समय पर सरकार द्वारा उसे निर्यात वृद्धि की दृष्टि से बताया जाए, यानी सरकार द्वारा जो भी मतलब योजना दिया जाए, जो उसको मतलब लाया जाए, उसको भी इसमें इंक्लूड करना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निर्यात संवर्धन हो जाएगा ईसीजीसी। फिर आप IBRD देखेंगे जिसमें वो वित्तीयन और बीमा से संबंधित है, लेकिन यह चारों में से इस पर्याप्त ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्यात संवर्धन। हाँ, आंशिक सभी है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन इसका जो स्पष्ट निकलेगा वो आंसर होगा निर्यात संवर्धन, क्योंकि ये सरकार की नीतियों का भी क्या करती है, उसको ध्यान में रखकर वो निर्यात वृद्धि की दृष्टि से वो बताया जाता है इसके द्वारा। तो ये हो जाएगा ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग, नेक्स्ट में आते हैं ट्रेड पॉइंट की स्थापना को उद्देश्य किया। ये ट्रेड पॉइंट क्या है, देखिए ट्रेड पॉइंट का अर्थ होता है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश, यही ट्रेड पॉइंट कहलाता है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 10 में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू, यानी यही है ना, देखिए आगे है ना बौद्धिक संपदा, जिसका हम लोग बताए थे ट्रेड रिलेटेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यही है ट्रिप्स और ट्रिम्स। ये है ट्रिप्स जो हो गया ट्रेड रिलेटेड और आई से हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, ये हो गया बौद्धिक संपदा अधिकार से पहलू, और ट्रिम्स हो गया व्यापार संबंधी। तो ये दोनों जो है वही किया जाता है जब WTO का गठन होने से पहले, जब उरुग्वे में 1986 ईस्वी में सम्मेलन हो रहा होता है अर्थशास्त्री आर्थर डंकर के नेतृत्व में, तो उसमें क्या किया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें 28 विषयों को इंक्लूड किया जाता है, और उस विषय में जो इंक्लूड किया जाता है उसमें इन सभी बातों पर भी चर्चा होती है, और इस विषय को भी उसमें रखा जाता है ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स होगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएगा, ट्रिम्स हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड व्यापार से संबंधित निवेश, इंटेलेक्चुअल मनी। तो ये होगा, तो ये दोनों को ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है, तो आ जाएगा डंकल प्रस्ताव। अगर आता उरुग्वे सम्मेलन, उरुग्वे चक्र, तो वह भी होता क्योंकि वही सम्मेलन हुआ था ना, वही ने ये सब चर्चा हुई थी, तो हो सकता है उरुग्वे चक्र भी दे दे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट हो तो आपसे उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए नियोजन काल में भारत का व्यापार विदेशी व्यापार। अब नियोजन का हिंदी होता है, हिंदी तो नियोजन हो गया नहीं, उसका होता है प्लानिंग होता है, फ्यूचर में भविष्य में कोई भी प्लान करके कोई चीज़ उद्देश्य की प्राप्ति की देर से उसी को नियोजन कहते हैं। तो प्लानिंग काल में भारत में विदेशी व्यापार क्या था, तो देखिए केवल मात्रा में बढ़ा, केवल मूल्य में बढ़ा। देखिए मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ा, मात्रा में भी बढ़ा और मूल्य में भी वृद्धि हुई। अब देखेंगे कि किस तरह से भारत में भी, आप खाली टेक्सटाइल में देखेंगे तो 44 अरब करोड़ डॉलर का इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब पूरी की तो बात ही छोड़ दिए, जो आगे चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मात्रा एवं मूल्य दोनों हो जाएगा। 12 में आते हैं हम लोग, 12 में कह रहा भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। अब कह रहा व्यापार संतुलन की दृष्टि से, व्यापार संतुलन कब होगा, जब आयात भी यानी एक्सपोर्ट भी इक्वल रहेगा और इंपोर्ट भी इक्वल रहेगा, तो वो संतुलन का स्थिति है। या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तब वो संतुलन की स्थिति में एक तरह से है ना। तो करा कब हुआ, सभी वर्षों में अनुकूल रहा क्या, सभी वर्ष में भारत में अनुकूल व्यापार संतुलन अनुकूल रहा क्या, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा, केवल 2 वर्षों में। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आप जान लीजिए भारत में सिर्फ 2 ही वर्ष ऐसा होता है, 2 वर्षों में जहां व्यापार अनुकूल होता है। अब वो समय है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात ज़्यादा होता, आयात कम होता, यानी व्यापार अधिशेष में होता है, यानी इसमें
लाभान्वित में रहती है। उसके बाद दूसरा होता है 1976 और 1977 में होता है, यही 2 वर्ष होता है। अब आपके माइंड में उठा होगा क्या कारण था जो इसमें हुआ। अब जिसमें 72-73 का जो कारण रहता है, 1966 ईस्वी में क्या किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन होता है कि मुद्रा के मूल्य को घटाना, विशेषकर यह निर्यात की दृष्टि से, यह आंतरिक व्यापार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। एक क्या होता है कि अवमूल्यन, मुद्रा के मूल्य में कमी किया जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे $1 में, अभी $1 का मूल्य मान लेते हैं 74 रुपया है ना, तो $1 में वो 74 रुपये का सामान भारत से ले जाएगा। लेकिन जब इसका मूल्य में क्या किया जाएगा, कमी कर दिया जाएगा, तो $1 बराबर मान लेते हैं 90 कर दिया जाएगा। तब वही व्यक्ति क्या करेगा कि अब वो सोचेगा कि वही डॉलर में हम क्या करें, 90 की वस्तु भारत से ले जाए। तो ये सिर्फ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए होता है, इसी को अवमूल्यन कहते हैं, है ना। ऐसा आंतरिक व्यापार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो 1966 में भारत में 3 बार अवमूल्यन किया जाता है। 1949 में किया जाता है, दूसरा किया जाता है 1966 में किया जाता है, और तीसरा 1991 में किया जाता है। 1991 में 2 बार होगा, एक बार होगा 1 जुलाई को होगा जिसमें 9.5%, और एक होगा 13 जुलाई को जो 13%। तो ये तीनों है, तो ध्यान में रखिएगा। तो वही 1966 ईस्वी में मुद्रे का अवमूल्यन 36.5% किया जाता है, और उसी का और भी उदारीकरण चीज को अपनाया जाता है, जिसका प्रभाव कुछ वर्षों के बाद 1972-73 में देखने को मिलता है, जिसमें व्यापार यानी क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। तो वही प्रश्न होता है 72-73 और 76-77। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 13 में, हाँ, और 76-77 का तो नहीं बताएं। 76-77 में क्या होता है, पूर्व मध्य एशिया से जो होता है श्रमिकों का प्रेषण होता है, और उसी के चलते 76-77 में पूर्व मध्य एशिया में वो श्रमिकों का जो प्रेषण होता है, उस अदृश्य जो प्राप्ति होती है, अदृश्य जो प्रेषण होता है, उसी के कारण जो प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है, हाँ, उसी के कारण जो 76-77 में भी व्यापार संतुलन की स्थिति देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 में आते हैं हम लोग। 14 में कह रहा है कि विगत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कह रहा है विगत वर्ष में, अब विगत वर्ष में विदेशी व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आयात कम हुआ, निर्यात कम हुआ, आयात कम हुआ किंतु निर्यात ज़्यादा हुआ, आयात और निर्यात दोनों बढ़ा। देखिए अगर आप विगत वर्षों की बात लेंगे यानी कुछ पीछे वर्षों की बात लेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, हम लोगों ने देखा कि संतुलन, व्यापार संतुलन सिर्फ 2 स्थिति में होता है, 2 वर्ष होता है। एक 72-73 जो 1976 का जो अवमूल्यन होता है, फिर उदारीकरण की और भी नीतियां अपनाई जाती है जिसका प्रभाव 72-73 में देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि पूर्व मध्य एशिया में जो श्रमिकों का प्रेषण था उसका प्रभाव 76-77 में देखने को मिला। लेकिन बाकी सब में क्या हुआ, बाकी सब में क्या होता है, आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आयात एवं निर्यात दोनों बढ़ा। दोनों दिया हुआ है तो दोनों बढ़ा, है ना। आयात कम हुआ, निर्यात बढ़ा, हाँ, ऐसा तो सिर्फ 2 ही बार हुआ ना, है ना, संतुलन की स्थिति में रहा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका पर्याप्त हो जाएगा। हाँ, अगर आप विगत वर्ष में देखेंगे तो आयात में काफ़ी बढ़ोतरी है, निर्यात से ज़्यादा तो आयात ही हो रहा है। आप देखिए योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा, तो कितना बार शेष अनुकूल रहा, 2 बार रहा। तो कब कब रहा, एक रहा 1972 ईस्वी में रहा, और एक रहा 1976-77 ईस्वी में रहा। 1972 का कारण क्या था, जो 1966 ईस्वी में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया तथा साथ में और भी अन्य व्यापारिक उदारीकरण की जो नीतियां अपनाई गई, जिसका चालू खाता देखने को 72-73 में असर मिला। 76-77 में पूर्व मध्य एशिया में श्रमिकों के प्रेषण के कारण 76-77 में देखने को मिला। यही 2 वर्ष जो था व्यापार शेष के अंतुलन में था, 2 बार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 16 में, भारतीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इंडिया IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा। देखिए ये जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड है ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। आइए समझते हैं कब, क्यों और इसको किस लिए बनाया गया। क्या होता है, जो वर्ष 1966 ईस्वी में तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो अवमूल्यन होता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी जो है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF जो है, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार उत्पादों के वितरण और बिक्री के लिए भारत सरकार का निर्यात प्रोत्साहक कंपनी है ना। भारत सरकार की एक निर्यात प्रोत्साहक कंपनी है IBF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। जो इसका जो मुख्य काम क्या है, इसका जो स्थापना किया गया था वह किया गया 1996 ईस्वी में। किसका, IBF का। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो वाणिज्य विभाग द्वारा इसका किया गया था। वैश्विक व्यापार प्रदर्शनियों में भारत की जो भागीदारी के लिए, जो वैश्विक व्यापार है वहाँ पर जो होता है ना कॉम्पिटिटिव के लिए, जो उस तौर पर भारत के तौर पर जो उसका एक अलग स्थान है, वही IBF का स्थान है, कि भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन यानी कि भारत की भागीदारी के लिए ब्रांडिंग एवं जो संचार भागीदारी के रूप में काम करता है। कौन, IBF। तो ये होता है
तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में किया जाता है। यह मतलब हम लोगों ने देख लिया है क्या है, यह भारतीय उत्पादों के वितरण एवं बिक्री के लिए भारत सरकार का निर्यात प्रोत्साहित एजेंसी है। एक ईसीजीसी भी था जो उसमें से मुख्यतः हम लोग देखे थे कि जो मुख्यतः निर्यात संवर्धन के लिए वो काम कर रही थी। आईबीएफ भी है, आईबीएफ भी हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय उत्पादों के वितरण एवं बिक्री के लिए भी एक भारत सरकार का एक चिन्हित और प्रमुख एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो वाणिज्य मंत्रालय, उसकी स्थापना 1990। वही हो गया इंडिया ब्रांड इक्विटी, आईबीईएफ की स्थापना क्या हुआ, तो आईबीएफ की स्थापना 1996 में किया जाता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पाद है के वितरण और बिक्री के लिए भारत भागीदारी और वितरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भारत की एक प्रोत्साहित एजेंसी के रूप में कौन काम करती है, आईबीएफ काम करती है। नेक्स्ट देख लीजिए, मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का कितना है। अब देखिए विश्व यानी टोटल देश, तो आपको एक चीज़ पता होगा, भारत 190 देशों को लगभग 6700 के पास ही बस समझिए, है ना, 6700 या 7500 था। थोड़ा सा चीज़ों को अभी एक बार देख लिया, मतलब इतना, हाँ 7500 ही था, है ना, 7500 वस्तुओं को वो निर्यात करती है। तो वही कह रहा भारत है जो कुल निर्यात का विश्व नहीं, तो हम आपको बताएं कि भारत कितना है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कुल व्यापार का कितना % निर्यात करता है, तो वो 2% निर्यात करता है पूरे वर्ल्ड का भारत। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रत्न एवं आभूषण है, बी में सिले सिलाए वस्त्र है, चमड़ा जूते। देखिए पहला जो क्षेत्र है वह है पेट्रोलियम का, चाहे वो आयात का क्षेत्र हो चाहे वो निर्यात का क्षेत्र। आयात कच्चा पेट्रोलियम भारत मंगाता था, उससे अन्य प्रोडक्ट को निर्मित कर पेट्रोलियम पदार्थ को आयात के साथ निर्यात भी ज़्यादा करता। दूसरे स्थान पर है रत्न एवं आभूषण एवं वही मोती मूल्यवर्धन, और जो सबसे अधिक निर्यात करता है रत्न एवं आभूषण हो गया, जो भी मोती मूल्य हो गया, सबसे अधिक ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी ये करता है निर्यात। तो यही कह रहा है कि पहला तो ऑप्शन है नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम उत्पाद की चर्चा है नहीं। पेट्रोलियम उत्पाद का चर्चा होता तो बिल्कुल वो मारते हैं, लेकिन उसकी ऑप्शन में है ही नहीं। तो द्वितीय स्थान पर यही रत्न एवं आभूषण का है, जो लगभग $40.1 बिलियन का क्या करता है, यह निर्यात करता है। नेक्स्ट देख लीजिए 20 में कह रहा है हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तीव्र वृद्धि कर रहा है। हालांकि दूसरे स्थान पर जरूर रत्न एवं आभूषण है, पहले स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद है जो लगभग $48.3 बिलियन के साथ है, लेकिन तीव्र वृद्धि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आईटी सेक्टर में हुआ था। ये तो आप ऐसे भी आप सोचेंगे तो, क्योंकि इसका काफ़ी आने वाले कुछ विगत वर्षों में काफ़ी ऊंचाइयाँ इसको देखने को मिला है इस फील्ड में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात पहला स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद का करता है। पेट्रोलियम उत्पाद का जो $48.3 बिलियन का करता है। दूसरे स्थान पर रत्न आभूषण एवं मोती, ये सभी जो बहुमूल्य पदार्थ है 40 बिलियन का करता है। तीसरे स्थान पर मशीन और कंप्यूटर सहित पदार्थों का निर्यात करता है। तो दूसरे स्थान पर जो रत्न आभूषण का करता है वो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका को यह करता है, प्रोडक्शन निर्यात करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर पूरे व्यापार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा व्यापार भी भारत जो निर्यात अभी का अगर आप प्रेजेंट का देखेंगे 18, 19, 20, 21 का, तो अमेरिका के साथ ज़्यादा है, लगभग $52 का है, बिलियन का है। और सबसे ज़्यादा आयात है वो चीन के साथ है ना। चर्चा करेंगे हम लोग आगे, फिर भी आप जानकारी के लिए। नेक्स्ट देखिए 22 में कह रहा है समुदाय संगठन के अनुसार भारत का निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। समुदाय है या संगठन है के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा किसको जाता है, वह यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। अब ऑप्शन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, उसके बाद द6 है, उसके बाद ओपेक है। तो आइए सभी का हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या था। तो इसे समझने के लिए देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो होता है वह क्या होता है। इसकी स्थापना होती है 25 मार्च यानी 1957 को फ्रांस में होती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक क्षेत्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य था अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण लाना था। फिर आप देखेंगे कि 1957 में किस तरह से आर्थिक समुदाय का स्थापना होता है। फिर ये यूरोपियन समुदाय यानी यूनियन कमिटी बनता है, EU बनता है 1993 ईस्वी में। फिर ये EU क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर भी यह यूरोपियन यूनियन यानी EU में यह इसका विघटन हो जाता है, यानी उसमें चला जाता कब, 2009 में। तो ये 2009 में जो है था, ये जो यूरोपियन कमेटी था, समुदाय था, उसका औपचारिक रूप से समाप्त कर क्या कहता है, इन संस्थानों का स्थापना यूरोपीय संघ द्वारा सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये इसका होता है मुख्यतः क्षेत्रीय देश, इसमें जो होते हैं सदस्य देश दो होते हैं। स्टार्टिंग में तो इसकी जो स्थापना होती है उसमें 6 राज्य, मतलब 6 राज्यों के आंतरिक जो सदस्य होते हैं उसमें कौन कौन होता है, ये फ्रांस हो गया, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ये सभी 6 होते हैं जो आंतरिक सदस्य होते हैं। फिर बाहरी सदस्य भी आता है। तो ये था
आर्थिक एकीकरण के साथ जो भी होता है क्षेत्रीय संगठन को बढ़ावा देने के लिए जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जो यूरोप क्षेत्र के जो थे वो बनाए थे अपने लिए। स्वतंत्र राष्ट्रमंडल क्या है? अब देखिए राष्ट्रमंडल क्या होता है कि यानी ब्रिटेन यानी ये ब्रिटिश जिस पर वो क्या कर रहा होता, गुलाम बना होता, फिर वो आज़ाद होता है। यानी कहने का मतलब 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ होता है जो सारे ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे पहले, वही स्वतंत्र राष्ट्र इसमें होता है, जिसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक हो गया, मानवाधिकार हो गया, साक्षरता हो गया, यानी बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार, विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और इसका जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय होती है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इस क्या करती है, 4 वर्ष के बाद राष्ट्रमंडल खेलों और बैठकों में भाग लेती है। तो वही राष्ट्रमंडल खेल या बैठक होता है। समझ गए राष्ट्रमंडल खेल क्या है? जो पहले क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, वही स्वतंत्र राष्ट्र क्या करती है, मिलकर जो आयोजन होता है कि आयोजन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब इस तरह लोकतांत्रिक, मानवता, प्रशासन, मुक्त व्यापार, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए, जिसका महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इसका क्या किया जाता है, खेल का भी आयोजन किया जाता है और बैठक में भी भाग लेती है। दक्षेस क्या होगा? दक्षेस हो गया, देखिए दक्षिण एशियाई क्या है, दक्षिण एशियाई सहयोगी संगठन, दक्षेस है ना। और आपको हम बता दें कि उसका स्थापना 1930 में ही 1931 में ही हो जाता है इसका राष्ट्रमंडल का। तो दक्षेस में हम लोग देखें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका स्थापना क्यों हुआ, ये इसका स्थापना देखिए समझिए। पहले 1970 ईस्वी में क्या होता है, बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति जियाउर रहमान रहते हैं, वो क्या करते हैं, दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव करते हैं। प्रस्ताव के बाद फिर 1970 के बाद 1980 ईस्वी में क्या होता है, कोलंबो में ये सभी क्या करते हैं, मतलब सातों जो लोग होते हैं, सातों 1981 में 7 देश जो भारत के सटे हुए हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, ये 7 देश कहाँ मिलते हैं, वह मिलते हैं कोलंबो में मिलते हैं। उसके बाद फिर 1981 ईस्वी के बाद इस पर बात होती है, इसमें मुख्यतः क्षेत्रीय सहयोग के लेकर बात होती है, फिर सामाजिक प्रगति, आर्थिक संस्कृति, सभी लेकर बात होती है। फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का जो घोषणा होता है 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा अपनाया गया। फिर क्या हो जाता है, फिर बैठक के दौरान इसमें होता है 9 सहमत क्षेत्र, इसमें बात होती है। कौन कौन होता है, कृषि, ग्रामीण, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य, जनसंख्या, ये सभी बातों पर, परिवहन उरिवहन, ये सभी बातों को लेकर क्या किया जाता है, संस्कृति को तहत लेकर एक बात होती है। और एक दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन का स्थापना वही हो जाता है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। तो इस तरह से दक्षेस की स्थापना हो जाती है। अब इसका भी स्थापना का भी वही मुख्य रूप से उद्देश्य हम लोग देख ही लिए कि जो 9 सहमत क्षेत्र होता है, बनाया जाता है, जिसमें ग्रामीण का भी बात होती है, और कृषि का भी बात होती है, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य, जनसंख्या, क्रिया, सभी का बात होती है। इसके जो संस्थापक क्षेत्र होते हैं, जो होते हैं, हालांकि बाद में तो अफगानिस्तान को भी भारत के कहने पर 2005 में बोला गया था, 2007 में उसको ऐड किया गया। लेकिन जो इसके सदस्य देश थे, स्टार्टिंग में स्थापना देश थे, वो कौन थे, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भूटान के बाद आ जाइए नेपाल, आ जाइए नेपाल के बाद पाकिस्तान आ जाइए, मालदीव आ जाइए, और मालदीव के बाद ये श्रीलंका आ जाइए, उसके बाद भारत आ जाइए। 7 देश था। बाद में अफगानिस्तान को भी 2005 में बोला जाता है, साथ में ऐड किया जाता है। फिर बाद में आप देखेंगे कि दक्षिण कोरिया भी हो जाएगा, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यवेक्षक के रूप में उसको शामिल किया जाएगा। पर्यवेक्षक का मतलब होता है जो उसकी देखभाल उसको करे, है ना, यानी उसको उस पर नज़र बनाए रखे। चलिए नेक्स्ट कहाँ तक हम लोग थे, आभूषण थे, समुदाय हो गया। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुदाय का भारत निर्यात के सबसे बड़ा भाग किसको हो जाता है, तो वह जाता है दक्षेस को जाता है, क्योंकि ये भारत के करीब है, निर्यात का सबसे बड़ा भाग। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारत चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, वह इंग्लैंड को करता है। अगर आप देखें कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा चमड़े का जो उद्योग है वो कहाँ, कानपुर में है। पूरे 20% भारत का कानपुर ही एक्सपोर्ट करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि शुरू से नहीं, आज़ादी की पहले से भी काफ़ी डिमांड रहा है चमड़े का उद्योग को, खासकर जो युद्ध होता था तो उसमें काफ़ी आवश्यकता पड़ती थी ठंडे देशों में। तो इस प्रकार से ये जगह सबसे ज़्यादा निर्यात इंग्लैंड को करता है। नेक्स्ट देख लीजिए 24 में, किसके निर्यात से भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान रहता है, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक, किसके निर्यात से, कृषि का, मशीनरी का, रत्न आभूषण का, कपड़े, सिले सिलाए वस्त्र का। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि भारत में इस चारों में ही ढूंढना है ना, कृषि में तो नहीं है, कपड़ा में नहीं है, बच गया रत्न और मशीनरी में। तो देखिए जो सर्वाधिक जो आय का निर्यात आय का योगदान है रत्न आभूषण, रत्न एवं आभूषण के साथ साथ में और भी इंक्लूड होता तो थोड़ा अच्छा होता, जैसे मूल्यवान मोती हो गया, मूल्यवान अर्धमूल्यवान वस्तु हो गया, तो हो जाएगा ये। अब मशीनरी का हो जाएगा, मशीनरी का निर्यात में भारत का क्या योगदान में काफ़ी योगदान है। नहीं
वो गलती मशीनरी कहाँ से हो जाएगा, मशीनरी नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग चर्चा ऊपर भी किए ना कि जो भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है, वह रत्न आभूषण का है। तो हम अभी चर्चा किए रत्न तो आभूषण लिखा हुआ है ही है ना, उसमें सभी वो आ गए, मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान दोनों आ गए। तो कृपया इसे सुधार लेंगे, यह क्या हो जाएगा, रत्न आभूषण पहले स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद था, दूसरे स्थान पर यह था, तीसरे स्थान पर मशीनरी का था, है ना। तो अगर तृतीय पूछता तब होता, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब होता, तो बिल्कुल हो जाएगा। जो हम लोगों ने देखा था कि अभी हाल में 40.1 बिलियन डॉलर के साथ सेकेंड नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन था, पेट्रोलियम से उत्पाद, आयात में भी निर्यात में भी। आयात भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कच्चा का हो रहा था और उससे निर्माण करके प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्टिंग ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण 48.3 बिलियन डॉलर आ रहा था। नेक्स्ट देखिए 25 में भारत किस नकदी फसल के निर्यात के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा का आय प्राप्त होती है। देखिए पहले समझ जाइए निर्यात, ये नकदी क्या होता है। नकदी का मतलब होता है वैसा फसल, यानी वैसे फसलों की खेती या बिक्री से तत्पर है जिसमें नकदी यानी कि कैश पैसा आ जाके तत्काल में पैसा आ सके, उसी को नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये सभी क्या है, नकदी फसलें हैं। तो जूट भी है, ये तंबाकू भी है, चाय भी है, कॉफ़ी भी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अधिकतम विदेशी मुद्रा चाय से प्राप्त होता है। अब लग रहा हो क्या भारत चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो बिल्कुल नहीं। चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, चीन है, उसके बाद भारत है। तो अब आपको लग रहा हो कि निर्यात ज़्यादा करता होगा भारत, तो इसके कारण क्या है, अब ज़्यादा विदेशी मुद्रा आ रहा है, तो गलत, निर्यात भी ज़्यादा नहीं करता। पहले स्थान पर तो केनिया है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर श्रीलंका और चौथे स्थान पर निर्यात में भारत है। सोच लीजिए, भारत जरूर उत्पादन में दूसरे स्थान पर, लेकिन स्वयं खपत भी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो मात्र ये 20% ये प्रोडक्शन का क्या कर पाता है, यह 20.1% ही, यह 20 नहीं कहिए, 20 या 21 ही है, थोड़ा देख लीजिएगा, 21.4% या 20 है, इतना परसेंट वो एक्सपोर्ट कर पाता है, निर्यात कर पाता है। तो ये देख लीजिए। जूट के मामले में हम लोग तो चर्चा किए ही, जब बांग्लादेश भारत में था उस समय पूरे विश्व में भारत एकाधिकार जूट के मामले में था, इसलिए सोने का रेशा भी जूट को कहा जाता था। वह विदेशी मुद्रा का उस समय जब बांग्लादेश भारत में था तो क्या होता था, विदेशी मुद्रा का मतलब एकाधिकार प्राप्त रखता था। क्योंकि सोच लीजिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जूट का काफ़ी मांग था, युद्ध सामग्रियों को भेजने के लिए, और भी रसद सामग्री को भेजने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उसकी बहुत आवश्यकता पड़ रही थी। तो काफ़ी डिमांड हुआ था, जिसके कारण हम लोग देखे थे जॉर्ज ऑकलैंड जो स्कॉटलैंड निवासी रहते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले रीसरा में 1855 ईस्वी में कोलकाता में लगाया जाता है। फिर धीरे धीरे बढ़कर यह काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश भारत से अलग होता है तो जो एकाधिकार प्राप्त था भारत को, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो मतलब इस क्षेत्र के लिए, जूट के उत्पादन के लिए जो पर्याप्त क्षेत्र थी, उपयुक्त क्षेत्र था, वो बांग्लादेश में चला जाता है। कॉफ़ी के मामले में चलिए कॉफ़ी पे भी चर्चा करते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भारत तो प्रथम नहीं है, इसका स्थान उत्पादन में छठा है। सबसे पहला स्थान पर तो ब्राज़ील है। जूट का तो चर्चा हो ही गया। तंबाकू के क्षेत्र में तो हम लोग देखेंगे, तंबाकू के उत्पादन में भारत के बाद है, चीन के बाद दूसरा स्थान है शायद तंबाकू में उत्पादन, चीन के बाद ही दूसरा स्थान है भारत का, है ना। निर्यातक में भी ये तंबाकू नहीं है, इसमें भी छठा है, दोनों में ज़्यादा है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट 25 के बाद 26 में आते हैं हम लोग। 26 में कह रहा है भारत की निर्यात की वस्तु है। क्या है निर्यात की वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधियाँ, चाय, उर्वरक। अब ध्यान से थोड़ा चीज़ों को समझिएगा। निर्यात की वस्तु है क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ भी निर्यात की वस्तु, औषधि भी है, उर्वरक भी है। देखिए उर्वरक नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं है, निर्यात है, क्योंकि वो तो पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ को क्या हो रहा था, पेट्रोलियम को मंगाया ही जा रहा था। चूँकि फिर बाद में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च भी हो रहा है इसी पे हो रहा है, आयात के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि चर्चा आप ये बात करिए, इससे पहले भी हम लोग जब पढ़े थे इसमें चर्चा किए थे कि उर्वरक में है जो भारत पूरी तरह से क्या आयात पर निर्भर है। मतलब कुछ तो जैसे नाइट्रोजन का तो उत्पादन कर ही लेता है, धान की खेती के लिए यानी फसलों के ज़्यादा नाइट्रोजन का ही, लेकिन पोटास के लिए पूरी तरह भारत आयात पर निर्भर है ना। तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। तो उर्वरक पर भी, पेट्रोलियम पर भी, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम होता नहीं, वो सऊदी अरब, ईरान, इराक या फिर अभी हाल में कहिए तो रूस से भी कुछ ले रहा है, ये था। औषधियाँ भी नहीं, तो ये हो जाएगा चाय। तो निर्यात क्या है, चाय, जिसमें हम लोग जाने थे कि चाय भारत का जो उत्पादन में है भारत दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है। निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर केनिया है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर शायद श्रीलंका है क्या, हाँ श्रीलंका, चौथे स्थान पर भारत है। तो ये 21.4% टोटल उत्पादन का निर्यात करता है। नेक्स्ट देख लीजिए 27 में, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है। करा किस क्षेत्र है जो विगत यानी कि पिछले वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया, हस्तशिल्प दिया, टेक्सटाइल दिया। देखिए वो टेक्सटाइल हो जाएगा, टेक्सटाइल है जो विगत वर्ष में आप अगर देखेंगे, अभी जो 21-22 का डाटा अनुमान लगाया जा रहा है, 44 अरब डॉलर बताया जा रहा है। तो काफ़ी, अगर आप पहले देखेंगे तो काफ़ी कम था, लेकिन विगत वर्ष में देखेंगे तो ये चारों क्षेत्र में टेक्सटाइल है जो सर्वाधिक योगदान दिया है।
हालांकि बोला जा रहा है कि सिंजिंग क्षेत्र है जहाँ पर अमेरिका है जो उसको बैन कर दिया, वहाँ पर ऐसा शिकायत मिलने को आया है कि वहाँ पर क्या कराया जा रहा है, मतलब बाल श्रम करवाया जा रहा है। तो जो कि पूरे वर्ल्ड में 20% योगदान टेक्सटाइल में रखता है। टेक्सटाइल में कपड़ा से संबंधित है, हो सकता है कितना तो टेक्सटाइल कहने से समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि वो क्या होता है। उसमें मुख्य रूप से जो वस्त्र होता है, उससे टेक्सटाइल में वस्त्रों का उत्पादन कॉटन वोटन का इसमें होता है। तो उसको बैन लगने पर भारत का मांग भी, डिमांड भी बढ़ेगा, ऐसा पीआईबी में भी कहा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए 28 में 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 10.85 था। जो वर्तमान में दर क्या है, बिल्कुल सही बात है। जो जब 1950 में था तो पूरे विश्व के निर्यात में 1.85 था, लेकिन हाल में अभी 2% योगदान है उसका। 29 में देखिए कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है। रसायन है वो रासायनिक सामान, औषधियाँ, अवरदात अब आयात नहीं किया जाता, औषधियाँ तो किया ही जाता है। सभी क्या आता है, अबरक आपको पता होगा ना, अबरक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। मतलब इस 60% जो अवरक है वो भारत के पास भी है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 95% 3 राज्य में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान मिला के अवरक होता है। और सबसे ज़्यादा अवरक आंध्र प्रदेश में होता है। तो जान लीजिए अवरक सीड के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। तो यही हो जाएगा, भारत का आयात नहीं वो निर्यात करता है। 30 में देख लीजिए हाल के वर्षों में भारत में आयात का सबसे बड़ा मत क्या है। अब कह रहा आयात यानी मंगाता कौन है सबसे ज़्यादा, यानी इम्पोर्ट कौन करता है। पेट्रोलियम पदार्थ का तो करता ही करता है। तो सभी ऑप्शन में आपको पेट्रोलियम मिलेगा। देखिए पेट्रोलियम इसमें भी है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में। अब आपको सोचना है कि उसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है उसका अर्थ है अनाज। चलिए पूंजीगत वस्तुओं और एक रासायनिक उर्वरक, जेवरात। जेवरात का मतलब ही समझ रहे होंगे, है ना, जो बहुमूल्य गोल्ड से द्वारा चांदी। रासायनिक उर्वरक भी समझ। पूंजीगत वस्तुओं को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो चलिए पहले पूंजीगत के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं। देखिए पूंजीगत वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है। जो क्या करती है, वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में, यानी जो वस्तु हम उपभोग करते हैं उसके उत्पादन में। जैसे पाव रोटी बन रहा है तो उसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते वंदे भारत अथी बन ही रहा है ट्रांसपोर्ट में, तो वह भी क्या हो रहा है, वो तो पब्लिक के लिए ही बन रहा है, लेकिन जो उसका जो बनाने का है, जो उस तरह जो पूरा मशीनरी है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो उसी को होते हैं। वही जो बनाने के लिए जो पूरे मशीन का जो लाया जा रहा है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सहायक करती है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। ये सामान एक व्यवसाय की संपत्ति भी होती है। सही बात है, कोई भी व्यवसाय का एक संपत्ति होता है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। चाहे कुछ क्षेत्र में कर रहे हो, बस अलग अलग क्षेत्र है तो अलग अलग मशीनरी होगी। तो यही होता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, यानी उपभोक्ता के वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। ये सामान एक व्यवसाय की संपत्ति होती है और फर्म व मूल्य को बढ़ाती है। जैसे तकनीकी उपकरण हो गया, उद्योगों की स्थापना के लिए मशीनरी की आवश्यकता होती है। जैसे आप परिवहन के लिए ही सोच लीजिए, ट्रेन, बस, जहाज, हवाई जहाज, ये कहाँ से आएगा, तो इसके बनने के लिए जो चाहिए वस्तुएं, जो मतलब उत्पादन के लिए, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो वही होता है, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है। तो ये हो जाएगा, वही हो जाएगा पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात होता है। OECD, OPEC, पूर्वी यूरोप, विकासशील देश। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बारीकी से पहले हम समझ लेते हैं कि OECD क्या है। चलिए इससे पहले तो राष्ट्रमंडल हम लोग समझे थे। राष्ट्रमंडल का जो 1931 में स्थापना होता है, जो पहले जिसमें ब्रिटिश शासन कर रहा होता है, वो स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर लगभग 54 राष्ट्र होते हैं। धीरे धीरे बड़ा होगा। OECD हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ये होता है OECD। इसमें होता है, इसमें 38 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन होता है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की जाती है। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। इसमें उन देशों का एक मंच होता है जो खुद को एक लोकतंत्र, बाजार, अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यही होता है OECD। ओपेक क्या होता है, ओपेक का तो हम लोग देख ही लिए। ओपेक का हो गया जिसकी स्थापना ये जिसमें ओपेन जो था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जिसकी स्थापना कब होती है, वह 1960 ईस्वी में होती है, जिसमें मुख्यतः 5 सदस्य होते हैं। जिसमें मुख्यतः जो उत्पादन होता है पेट्रोल का, इसमें इराक हो गया, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया और सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया। ये सभी क्षेत्र इसके क्या होते हैं, संस्थापक क्षेत्र होते हैं। लेकिन हाल ही में और भी मतलब 2018 तक कहिए कि इसमें 13 सदस्य हो गए होंगे, शामिल हो गए थे। पूर्वी यूरोप तो पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में हो गया। विकासशील विकास, तो कह रहा भारत किस देश के साथ सर्वाधिक आयात करता है, तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वी देश हो जाएगा।
पूर्वी देश, थोड़ा सा इनको इसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। पूर्वी देश नहीं होना चाहिए, मतलब कह रहा है कि सर्वाधिक आयात है ना, तो पूर्वी यूरोप कहाँ से, ओपेक हो जाएगा, क्योंकि सबसे देखिए सबसे ज़्यादा भारत आयात किसको करता है, पेट्रोलियम का करता है ना। तो जो पेट्रोलियम का करता है तो ये तो पेट्रोलियम वही है ही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो स्वाभाविक सी बात है ये होगा, है ना, ओपेक हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में, जिसमें कुवैत, वेनेजुएला, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये सब के सहयोग से किया जाता है, जिसमें 2018 में 13 सदस्य शामिल हो गए। तो 31 का पूर्वी देश बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आयात है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का आयात का एक वस्तु है। क्या होता है, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी भारत के आयात की एक वस्तु है, वस्त्र है, मोती है, अभियांत्रिक वस्तु, हस्तशिल्प है। अब आयात की कर रहा, आयात ऊपर हम लोग देखे थे कि उर्वरक भी आयात कर रहा था, पेट्रोलियम भी उत्पाद कर रहा था। क्या पेट्रोलियम और उर्वरक की चर्चा हुई है, नहीं है। वस्त्र का है, मोती का, अभियांत्रिक वस्तु, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का तो भारत का ही है, मोती का भी वस्तु, अभियांत्रिक की वस्तु यानी कि इंजीनियरिंग, जो प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए जो कला का जो दे रहा था, यही अभियांत्रिकी वस्तु यही होता है ना। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एलएनजी, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल वह दहेज में स्थापित किया जाता है। दहेज क्या है, दहेज गुजरात में स्थित है, आपको मालूम होगा। दहेज में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी भी है, कौन है ये देखिए, कौन सा है, मेरे माइंड से भी निकल गया, कौन सा आधा आ जाएगा, जामनगर है। जामनगर सबसे बड़ा, जो रिलायंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, इसमें 3 गो है। एक तो सबसे बड़ा तेल रिफाइन जामनगर है ही है, उसके बाद कोयली भी है, कोयली है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, फिर वादी नगर भी है, तीनों है। क्योंकि प्रश्न हम लोग पहले जब इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो उसमें चर्चा इसकी हुई थी। तो यही दहेज है, लिक्विफाइड नेचुरल है, जो आयात के लिए भारत सरकार द्वारा टर्मिनल स्थापित किया। बीजाग विशाखापट्टनम है, यहाँ पर बंदरगाह भी है, कोची भी बंदरगाह है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो इस प्रश्न का सही क्या हो जाएगा, दहेज, जो गुजरात में बस्ती है, सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का स्थापना किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है, अब कर आयात का। देखिए चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जो 2 चीज़ किए थे कि निर्यात सबसे ज़्यादा भारत अमेरिका के साथ कर रहा है और आयात सबसे ज़्यादा चीन के साथ कर रहा है। तो क्या इसमें चीन ऑप्शन में नहीं है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोपियन समुदाय है, ओपेक है, अब फिरकी एवं एशियाई एवं विकासशील देश है, यही है। तो देखिए यह हो जाएगा अधिकतम भाग आयात पूछ रहा है, तो वही हो जाएगा जिसकी चर्चा अभी ऊपर प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से जो 31 का प्रश्न वही था ना, कि आयात किसके साथ निम्नलिखित वर्गों में किस देशों के साथ सर्वाधिक, जिसमें ओपेक था, जिसका अर्थ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जिसमें था 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। इसकी स्थापना में जो मुख्य ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और कौन होता है, सऊदी अरब, इन क्या होता है, 5 सदस्यों का योगदान होता है। बाद में धीरे धीरे इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में रखा जाता है, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर बाद में 2018 तक 13 सदस्य इसमें आ जाते हैं। यूरोपियन समुदाय की चर्चा हम लोग कर ही लिए, किस तरह से पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनता है, कब 1957 फ्रांस में बनता है, फिर उसके बाद उसका विघटन होकर यूरोपियन समुदाय बनता है, कब 1993 ईस्वी में, फिर उसका विघटन होकर यूरोपियन यूनियन 2009 में बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 35 में देखते हैं, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आयात पर व्यय सबसे विदेशी मुद्रा तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम को ही आयात करता है, लगभग 168.6 बिलियन डॉलर। सोचिए इतना आयात करता है, जबकि निर्यात कितना, मात्र 48, तो काफ़ी अत्यधिक है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि भारत सबसे ज़्यादा जो आयात पर व्यय करता है वो पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। उर्वरक भी करता ही है, रक्षा पर भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 1 के कारण बढ़ा है। अमेरिका के साथ, चलिए अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 1 के कारण घटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सुपर 1 ऐसा है जो क्या करता है, अमेरिका को एक पावर देता है आयात, मतलब आयात निर्यात पर उसको घटाने बढ़ाने के लिए, जिसमें हम लोग इसके पहले भी प्रश्न आया था ना कि अमेरिका को एक कानून है जो आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता। साथ में हम लोग ये भी जाने थे कि किस तरह से वह उन लोगों को संरक्षण नहीं देता जो बौद्धिक मता संपदा को नहीं देते, उन देशों को पहचानने में भी ये मदद करता है सुपर 301 कानून। तो ये नहीं होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी में चलिए, सुपर 301 भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा, ऐसा भी नहीं है। सुपर 301 के कारण भारत ने अमेरिका पर व्यापारिक सौदे रद्द किए, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30, अप्रभावित रहा। अच्छा अप्रभावित है ना, हमको लग गया प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त लग रहा है, डी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा अमेरिका के साथ अप्रभावित रहा है ना,
अप्रभावित, सुपर एक के कारण, क्योंकि यही पावर था जो अमेरिका को क्या किया, वो पावर दिया जिसमें क्या कर सके, आयात पर उच्च सीमा शुल्क भी लगाने की शक्ति देता, साथ साथ में यह 301 है जो हुआ उसको पता लगाने में भी योगदान देता है, जो बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रभावी या पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो जो प्रदान नहीं करते हैं उसको तो वहाँ पर वो अमेरिकी व्यापार व्यक्तियों को जाने के लिए वो निर्देश देता ही नहीं, और जो देते हैं उनको करता। तो यह सुपर 301 के कारण ही क्या रहा, अप्रभावित रहा, क्योंकि यह उसको डिटेक्ट किया, इसको ऐसा लगा अमेरिका को कि यहाँ पर क्या है, बौद्धिक संपदा का संरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 में, भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? रूस है, जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन है? चलिए आ जाइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। व्यापार में करा है सबसे ज़्यादा तो निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही करता है, हम लोग चर्चा किए थे, लगभग 52.42 बिलियन डॉलर करता है। तो मेरे अनुसार तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही होना चाहिए, तो वही सही भी वही है। 38 में देख लिया, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार तो देखिए चीन के साथ आयात जरूर करता है, लेकिन अगर इन चारों में से व्यापार की बात की जाए तो जापान भी है, यूए भी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का निर्यात तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस चारों ऑप्शन के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तो व्यापार ज़्यादा है, लेकिन आयात क्या है, चीन के साथ। तो चीन के साथ आयात तो ज़रूर है, जहाँ पर निर्यात यहाँ पर इतना है और आयात यहाँ पर चीन के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, 70 बिलियन डॉलर हो रहा है। व्यापार भी हो रहा है चीन के साथ, ऐसा बात नहीं है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तीसरा नंबर पर यही होता है। तो देखिए इसके साथ चीन के साथ आयात 70 बिलियन डॉलर का हो रहा है, आयात 16 बिलियन डॉलर का हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी 52 बिलियन डॉलर का निर्यात हो रहा है और अमेरिका के साथ आयात 35, यानी थोड़ा सा बारीकी अंतर है, तो यही आगे हो जाता है, चीन हो जाता है, ज़्यादा कोई खास अंतर है नहीं। लेकिन अगर आ गया है तो चीन ही आगे निकलेगा, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई? पहले हम लोग समझेंगे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र है वह होता है, यानी वह भौगोलिक क्षेत्र होता है, कहते हैं, जहाँ पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों संचालित किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं वह विशेष क्षेत्र जहाँ पर आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यापार यानी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जो भी उसके लिए हो, जहाँ तक बिजली हो, लाइट हो, टेक्नोलॉजी हो, मतलब वो सभी को इसमें ध्यान में रखा जाता है, प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया जाता है। और सबसे पहले 1965 ईस्वी में सबसे पहले बार कांडला में इसको स्थापित किया गया था, विशेष यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तर्ज पर, वही EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो यह चीन के आधार पर तर्ज किया गया भारत में 1965 में, फिर 1965 के बाद 1985 में नोएडा में भी देखने को मिलेगा, फिर निजी क्षेत्र में मिलेगा। दृश्य निर्यात नित्य आयात में अंतर क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं, यानी निर्यात ज़्यादा आयात कम, तो वही इसका हो जाता है निर्यात माइनस आयात। दृश्य का मतलब हो गया जो आप देख सकते हैं, दृश्य है, दृश्य में हो गया आयात निर्यात वाले वस्तु जो भी होगा। अदृश्य में हो जाता है जो विदेशी आते हैं, पर्यटन आते हैं, जो परिवहन बीमा से आता है, वो अदृश्य में हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं मतलब कुछ अलग है। तो दृश्य निर्यात दृश्य आयात है ही है व्यापार से। अब ऑप्शन में देखिए भुगतान संतुलन भी है। देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत जब एक देश शेष देश के बीच एक निश्चित अवधि में कोई भी वस्तु हो गया, सेवा हो गया या पूंजी हो गया के लेन देन के विवरण दर्ज किया जाता है भुगतान संतुलन में। तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। अगर यही पूछ दिया जाता कि दूसरे देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं के पूंजी के लेन देन का जो विवरण दर्ज किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, तो वो जो खाता बनता है वो इसी भुगतान संतुलन के अंतर्गत में चालू खाता, एक पूंजी खाता बनेगा। वही चालू खाता जो करेंट रहेगा, जो एक समय अवधि के लिए रहेगा, उसमें चालू खाता में जाएगा। चालू खाता को कैपिटल अकाउंट कहते हैं और पूंजी खाता को कैपिटल अकाउंट कहेंगे और चालू खाता को करेंट अकाउंट। उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? अभी चर्चा किए थे ना, अभी हम लोग चर्चा किए कि देखिए निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन स्थापना किया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन एवं अन्य क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है, यानी व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती है। जिसमें से हम लोगों ने जाने थे विशेष आर्थिक नियम, जिसमें विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या गया था 1965 ईस्वी में क्या किया जाता है? इसकी स्थापना की जाती है कांडला में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, वही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क्षेत्र के अंतर्गत में
तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नोएडा में, जो 1965 में, तो कांडला में 1985 हो जाएगा। ये एक निजी क्षेत्र में भी किया जाएगा, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट 42 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक जगह को मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है, फ्री ट्रेड, एफटीए भी हम लोग पढ़े थे या चर्चा कर लेते हैं। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री जो ट्रेड है यानी मुक्त व्यापार है, इसमें क्या होता है, विश्व के जब दो राष्ट्र, मुख्यतः रूप से दो राष्ट्रों के बीच व्यापार और वस्तुओं जो भी हो गया उसको उदार बनाने के लिए, व्यापार के अंतर्गत में वस्तु आ ही गया, यानी व्यापार को उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार संधि की जाती है, जिसके तहत एक दूसरे के यहाँ आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं की सीमा शुल्क और सब्सिडरी, ये सभी जो क्षेत्र है ना, उसको क्या किया जाता है, जो भी कानून है, ड्यूटी है, कोटा को, उसको कम करने और सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, वही मुक्त व्यापार कहलाता है। सरल किया जाता है उसको, तो वही मुक्त व्यापार होता है। दो राष्ट्रों के बीच जो भी व्यापार के लिए जो भी नियम कानून अपनाया गया, आयात निर्यात में होने वाली वस्तुओं का सीमा शुल्क हो गया, सब्सिडी हो गया, उसके बाद ड्यूटी हो गया, क्योटा हो गया, ये सभी को सरल बनाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है, कांडला है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है। देखिए जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है उसके अंतर्गत में वो सभी बड़े बंदरगाह आते हैं, जैसे बड़े बड़े बंदरगाह में जो भी हो गया, 13 बड़ा बंदरगाह है ना, तो आ जाइए इधर से मुंबई से लेके आते आते आ जाइए, मुंबई में आ जाइएगा, महाराष्ट्र में आ जाइएगा तो 2 मिल जाएगा, नानबा सावा मुंबई मिल जाएगा। फिर नीचे आ जाइएगा कर्नाटक में आपको 1 मिल जाएगा, गोवा में 1 मिल जाएगा, उसके बाद में गोवा के बाद नीचे केरल में आ जाए, केरल में 2 मिल जाएगा, तमिलनाडु में तुतीकोरिन मिल जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मिल जाएगा, फिर पारदीप उड़ीसा में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, तो इस तरह से 13 है। तो बड़े बंदरगाह मुख्यतः इस क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आता है, तो कांडला तो है ही है, मुंबई है ही, लेकिन तिरुवनंतपुरम नहीं है ये, है ना। एक तुतीकोरिन बिल्कुल तमिलनाडु का था, लेकिन जिसको हाल में क्या किया गया था, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट किया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, व्यापार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत में बड़े बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये सभी क्षेत्र आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार का सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। अब करा मुक्त व्यापार अभी हम लोग समझे, मतलब दो राष्ट्रों, दो देशों के व्यापार को उदार बनाने के लिए जो मुक्त व्यापार संधि की जाती हुई जाती है, मुख्यतः इसके तहत पर मुख्यतः जो भी आयात निर्यात में होने वाले वस्तुओं पर सीमा शुल्क होता है, सब्सिडी होता है, उसके बाद जो भी नियामक कानून होता है, ड्यूटी हो गया, ड्यूटी कोटा हो गया, ये सभी को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आयात को प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है, निर्यात आयात को प्रतिबंध नहीं है। चलिए आयात निर्यात प्रतिबंध, ये कुछ पर्याप्त लग रहा है। निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, ऐसा भी नहीं। आयात सामान ड्यूटी फ्री बनाए रखने, ऐसा नहीं है कि आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, शुल्क तो लगेगा ही लगेगा। प्रतिबंध को कम किया जाता है, सरल बनाया जाता है। 44 में देख लिए, कौन सा संगठन विदेश व्यापार संवर्धन के लिए विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। देखिए अब ईसीजीसी का चर्चा हम लोग किए थे ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, जो सबसे पहले ERIC बना था। कब बना था, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या था, जो 1957 ईस्वी में इसका क्या होता है, गठन होता है, 1957 में होता है। सही हम है ना, 1957 में ही था ना, हाँ 1957 में ही था। फिर 1964 ईस्वी में क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या था। फिर 1964 के बाद फिर 1984 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः क्या क्या था, निर्यात संवर्धन बात की जाती है, यानी कहने का मतलब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा साथ में उसको वित्तीय बीमा भी प्रदान करते हैं, तथा सरकार के द्वारा जो निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जो सरकार है, जो मतलब जो भी नीतियाँ लाती है, जो प्रोत्साहित करने के लिए उसकी वृद्धि को भी, उसकी दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए ये क्या करती है, वह बनाती है। तो इसी व्यापार संवर्धन के लिए यही हो जाएगा। MMTC भी, STC भी। देखिए MMTC क्या है, यह होगा मिनरल माइन ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, स्टेट हो गया। ये STC क्या हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गया। तो ये सभी है, जो ऐसा बात नहीं है कि सभी जो है एक्सपोर्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब ऐसा नहीं है कि MMTC नहीं करता, MMTC भी जो मिनरल एंड मेटल ट्रेड जो कॉरपोरेशन है, यह भी क्या है, भारत सरकार का एक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को व्यापार करने के लिए यह सक्षम है। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा होता है वो प्राप्त करने में इस संस्थानों का भी, MMTC का भी नाम आता है। और STC जिसको हम लोग स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना तो 1956 ईस्वी में ही हो गई थी। पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ व्यापार करने और देश में निर्मित जो भी है विकास में निजी व्यापार उद्योग के प्रयासों के पूरक के लिए जानी जाती है STC। और ये MMTC पहले STC के साथ था, लेकिन 1963 ईस्वी में ये अलग हो गया। तो ये मिनरल एंड मेटल, मिनरल तो समझ रहे हैं ना, खनिज होता है। खनिज वो सभी पदार्थ होंगे जिन्हें खोद कर निकाला जाता है, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोयला ही क्यों ना हो, जो भी है वो मिनरल में आ जाएगा,
अब ऐसा नहीं, मिनरल में भी कितना लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मिनरल में क्या क्या आता है ना, तो ये उसमें आ जाता है, मिनरल में आ जाएगा। तो ये दोनों तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विदेश व्यापार की संवर्धन। संवर्धन का अर्थ वहाँ भी इसकी चर्चा की थी। संवर्धन का अर्थ मतलब पालन पोषण, यानी कि उसको सुरक्षा भी प्रदान करना, उसको मतलब हर तरीके से सरकार के द्वारा जो कुछ प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा मिल रहा है उसमें भी सहयोग करना, तो उसके लिए यही ECGC है, जो क्या करती है, निर्यात में तो बढ़ावा देने का काम करती है, साथ में बीमा भी प्रदान करते हैं, और साथ में सरकार के द्वारा जो भी मतलब निर्यात संवर्धन के संबंध में जो सरकार द्वारा उसे बोला जाता है, या सरकार जो नियम लगाती है, या तो वो निर्यात वृद्धि की दृष्टि से वो बताता है ECGC। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐसा नहीं ऊपर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 में देख लिए, दक्षिण विनियोग व्यापार एवं तकनीक आंकड़ा विनिमय केंद्र सीडेक निम्नलिखित में से किसकी योजना है? सीडटेक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सार्क की तो चर्चा हो ही गई। दक्षेस का स्थापना कब होता है? दक्षेस का स्थापना में जब हम लोगों ने देखा था कि 1970 ईस्वी में बांग्लादेश के जो होते हैं रियाउज करके होते हैं ना, जो पहले इसको गठन की बात करते हैं, फिर 1980 ईस्वी में कोलंबो में मिला जाता है जिसमें बात होता है, फिर 1983 ईस्वी में फिर दिल्ली में मिलते हैं, फिर 1985 ईस्वी में गठन होता है, जिसमें मुख्यतः 7 देश रहते हैं जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें भूटान होता है, नेपाल होता है, पाकिस्तान होता है, मालदीव होता है, श्रीलंका होता है, भारत होता है, ये 7 राष्ट्र होते हैं। फिर अफगानिस्तान को भी भारत के कहने पर 2007 में उसको जोड़ लिया जाता है। फिर आप देखें, ये भी देखें कि क्या क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर्यवेक्षक के रूप में आता है, ये सार्क का था। एशियान भी देख लिए, G7, तो इसकी जो है G7 में G7 कंट्री, जिसमें देखेंगे G15 कंट्री जो है ना, वही सीडीटेक जो है दक्षिण विनियोग व्यापार एवं व्यापार आंकड़ा के लिए किसकी योजना है, तो वही G15 का है। तो अब G15 क्या है, चलिए आइए इसको थोड़ा सा हम लोग G15 में मुख्यतः 15 देशों इसमें गठन होता है, जो 1989 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। किसका? G15 का 1989 को किया जाता है। यानी शिखर सम्मेलन के दौरान जो तृतीय विश्व युद्ध के बाद की जो भूमिका होती है, उसके बाद जो होता है, वही उद्देश्य होता है विश्व में अग्रणी विकासशील देशों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करना, तथा तत्कालीन जो G7 है उसके लिए सेतु का काम करने के क्षेत्र में क्या आता है, इसमें अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र आता है। फिर इधर आ जाइए अफ्रीका का रहता है, जिसमें सियोल नाइजीरिया मिलेगा। फिर इधर एशिया रहेगा, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। इस तरह से G15 का पहला शिखर सम्मेलन कब होता है? वह होता है 1990 ईस्वी में पहला शिखर सम्मेलन होता है। 1989 में तो गठन हो ही जाता है। फिर 1996 ईस्वी में इस समूह के 11 सदस्य विश्व के 50 शीर्ष आयातक निर्यातक देशों में थे। मतलब 1996 में बोला जाता है जो 50 शीर्ष निर्यातक देश थे ना, वो इसी में से 11 सदस्य देश विश्व के 50 निर्यातक आयातक में थे, 11 वो इसमें से, जितना भी G15 में है। तो काफ़ी योगदान रहा। फिर आप धीरे धीरे और भी इसमें आ गया। तो वही मुख्य उद्देश्य ये होता है विकासशील देशों के मध्य पारस्परिक लाभ सहयोग स्थापित करने के लिए जो व्यापक समझौता का उपयोग करना, विकासशील देशों के पर विश्व आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावी को समीक्षा करना है, ये G15। तो यही हो जाएगा। सीडटेक जो है किसकी योजना थी? यह G15 की थे। नेक्स्ट 46 में देख लिए, देश के आयात और निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण कब से समाप्त कर दिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आयात निर्यात नीति के अंतर्गत वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को, जो मात्रात्मक नियंत्रण था, उसको 1 अप्रैल 2001 से समाप्त कर दिया गया है ना। 47 में देख लिए, 47 में करा प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र। देखिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो याद करिए, ये तो निजी क्षेत्र में है ना, लेकिन अगर बात किया जाए तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो था, जो चीन का था, उसका मतलब उसके तर्ज पर भारत में भी विकास किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जिसमें मतलब विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर क्या किया गया था, व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी विशेष आर्थिक नियम कायदे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। 1965 ईस्वी में कांडला में क्या कहता है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट की स्थापना की जाती है। तो यहाँ लेकिन निजी क्षेत्र का है, तो यहाँ पर कांडला नहीं होगा। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम जो होता है वह सूरत होता है, जो 2000 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। लेकिन सिर्फ निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में एक्सपोर्ट में नोएडा भी था, कांडला भी था 1965 में, लेकिन निजी क्षेत्र में सूरत हो जाएगा, जो कब बना, 2000 में इसको किया जाता है। एक देख लिए गैट का तो चर्चा कर ही लिए हम लोग। नए गैट समझौते के अंतर्गत गैट क्या था, गैट था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी को होती है, जो बाद में WTO बनता है। कब बनता है WTO? 1995 में, जब वो 23 को आंतरिक संप्रभुता वाले जो विषय है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसका भारत विरोध करता है। तो गैट के अंतर्गत वस्त्र से संबंधित बहुदेशीय यानी मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, जो बहुदेशीय व्यवस्था की
को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी? तो वह हो जाएगा 10 वर्षों में। जब आप उसके देखेंगे, जब अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उसमें यह इसकी भी चर्चा है कि जो टेक्सटाइल जो है ये वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों में समाप्त करने का है? तो 10 वर्षों में इसमें लिख किया गया है। गिल्ट एंड गिल्ट का अर्थ होता है उत्कृष्ट एवं उत्तम। तो बताइए उत्कृष्ट एवं उत्तम कौन होगा, समझा दे। फटे पुराने करेंसी नोट से कि सरकारी प्रतिभूतियों से निगम, अगर आप सबसे ज़्यादा सिक्योर कहाँ महसूस करेंगे? सरकारी प्रतिभूतियाँ के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था ना, ट्रेजरी बिल। देखिए सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होता है, यानी सरकार क्या करती है, एक तरह से मतलब कोई भी चीज़ जारी करती है, या तो डिस्काउंट पर हो जाए या फिर जो भी हो जाता है, जिसमें मतलब कहिए कि वो सिक्योर ज़्यादा रहता है ना, जिसमें आप कुछ डिस्काउंट पर ले लिए तो आने वाला 365 दिन या 26 दिन जो भी हो, कम लघु समय के लिए जो कर्ज लेती है सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर सरकार को लेती है, लोन भी अवेलेबल आप इस पर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। गिल्ट एंड एज का संबंध होता है कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जो भी सरकारी अर्धसारिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज का अर्थ ही होता है सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट, इसलिए इसको उत्कृष्ट कहा जाता है क्योंकि क्रय विक्रय में किए जाने वाले जो सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, वही ना कह रहे थे, सिक्योर रहता है, इसमें नहीं उतना अंतर आता है। अगर आप अन्य चीज़ का जिसका शेयर ओवर लेते हैं होता है ना, तो उसमें आपको थोड़ा डर रहेगा, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियाँ होता है जिसमें वो सिक्योर रहता है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा, वो बात अलग है। नेक्स्ट देख लिए, कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचय है? देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। आप ये आशा करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो गलत मार देंगे, अनुमान पर बनाना चाहेंगे तो। आप देख रहा है कालीन के निर्यात में, तो आप सोचिए से आपके माइंड में क्या जाएगा, घोतक है कि वस्तु कालीन है। चलिए दूसरा तो पढ़िए, घोतक है कि वस्तु हस्तकला का नमूना है। चलिए थोड़ा सा ही आप सोच सकते हैं, क्योंकि कालीन जो बन रहा हस्तकला का भी एक योगदान होता है काफ़ी। किसी भी ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, किसी भी तथ्य का घोतक नहीं है। ऑप्शन सी को पढ़िए, यह घोतक है कि वस्तु को बनाने वाले बाल श्रम का उपयोग नहीं। तो यही ऑप्शन नंबर सी है, यह जो एक घोतक है, जो चिन्ह जो कालीन चिन्ह है, वह यह बता रहा है कि इसमें बल श्रम का उपयोग नहीं किया गया। और इसी का कारण हम लोगों ने देखे थे ना, आप करिए जो सिंगजिंग था, जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में था, जो अमेरिका भी इसको बैन किया है, सिंगजिंग एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये चीज़ सुनने को आया कि बाल श्रम का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ का उस पर बैन लगा दिया अमेरिका, जिसके कारण भारत को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला टेक्सटाइल के क्षेत्र में, क्योंकि सिंगजिंग जो था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 20% कॉटन का योगदान दे रहा था। तो ये था कालीनों को। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।